किसी देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं उसे ही हम संविधान कहते हैं। क्लास एनसीईआरटी पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर के बड़ा और इम्पॉर्टेंट होने के कारण हमने इसे दो पार्ट में कवर किया है। पहले पार्ट में मैंने बताया है कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए क्यों ज़रूरी है। इस पार्ट में हम भारतीय संविधान के कुछ लक्षण के बारे में जानेंगे। अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि बिना उस वीडियो को देखे आधे चैप्टर को बिना समझे आप आगे के लेक्चर को नहीं समझ पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सबसे पहले 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी और उनके प्रयासों के कारण दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और हमारे संविधान का निर्माण भी हुआ था, जिसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। आप सभी जानते हैं कि 150 सालों तक जब अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत किया था, तब वे हमारे लिए ऐसे नियम कानून बनाते थे जो हमें सही नहीं लगते थे। वो नियम अपने फ़ायदे के लिए बनाते थे। इतने लंबे टाइम तक ऐसे तानाशाही शासन को झेलकर हमने यह तो फिक्स कर लिया था कि हमें एक लोकतांत्रिक देश बनाना है, जिसमें प्रत्येक नागरिकों को समान माना जाएगा। सभी को सरकार के चुनने में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। देश में इतनी सारी लोगों के लिए कानून बनाना किसी एक आदमी के बस की बात तो नहीं है। हमारे संविधान को बनाने में 300 लोगों ने अपना योगदान दिया था। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा में बैठकें होती रही थी। संविधान सभा के सदस्यों के बीच जबरदस्त एकता की भावना थी। संविधान के किसी भी एक प्रावधान पर जमकर चर्चा और बहस होती थी। जब तक उस पर सभी की सहमति नहीं होती थी, वो हमारे प्रावधान में नहीं लिखे जाते थे। संविधान का निर्माण करते वक्त संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में इतनी विविधताएं थी। ना ही एक तरह की भाषा बोली जाती थी, ना एक धर्म था, ना एक जैसी संस्कृति थी। वैसे में संविधान लिखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। एक समस्या यह भी थी कि उस समय लगभग भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी तय हो चुका था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना है। उस समय हमारे देश में कुल 565 रियासतें थी, जिसे बोल दिया गया था कि आप जहां जाना चाहे वो जाए। वो तय ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका भविष्य क्या होगा। उस समय जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने में इतने सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी के साथ पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो उस टाइम दस्तावेज तैयार किया, उसमें सामाजिक आर्थिक सुधार के जरिए गरीबी उन्मूलन पे ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि उस समय हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी काफ़ी जोर दिया गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का यह मानना था कि संविधान सभा में हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी, लेकिन वह ये भी कहते थे कि इसके बावजूद भी अनुसूचित जातियों को बेफिक्र नहीं होना चाहिए और उन्हें लोक सेवाओं में बढ़ चढ़कर शामिल होना चाहिए। आइए हम संविधान के कुछ लक्षण के बारे में जानते हैं। संविधान में फेडरलिज्म को जगह दी गई है। फेडरलिज्म मतलब होता है संघवाद। संघवाद का मतलब ये है कि किसी भी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती है। जैसे कि हमारे देश में 3 स्तरों पे सरकार काम करती है: केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायती स्तर। संविधान निर्माताओं का संघवाद को अपने संविधान में जगह देने का उद्देश्य यही था कि यहाँ की शासन व्यवस्था ऐसी विकसित करना जिसमें राजधानी दिल्ली में मुट्ठी भर लोग बैठ के पूरे देश के लिए फैसले ना लें। हालांकि नियम संसद में बैठ के ही बनाए जाते हैं, मगर उसमें सभी स्तरों के सरकारों का अपना सहमति देना होता है। कार्य क्षेत्र में स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है। मतलब कौन से कार्य किसके अंदर में आएगा, किस काम को राज्य सरकार, केंद्र सरकार करेगी, इसके बंटवारा के लिए कुछ सूचियां दी गई है जो 3 सूचियों में विभाजित है।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय आते हैं उस पर निर्णय केंद्र सरकार लेती है और राज्य सूची में जो विषय आता है उस पर निर्णय राज्य सरकार लेती है। मगर समवर्ती सूची में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों ही निर्णय ले सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगी। संविधान का दूसरा लक्षण है संसदीय शासन पद्धति। इसका मतलब होता है कि शासन के लिए नेता लोग खुद ही वोट देकर चुनते हैं। भारत के संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, यानी कि जो भी व्यक्ति 18 साल से अधिक होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी को वोट देने का अधिकार है। संविधान निर्माताओं को यह पूरा विश्वास था कि सार्वभौमिक मताधिकार देने से इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये होता है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होगी। इसके अलावा हर व्यक्ति अगर वो चाहे तो खुद भी। हम संविधान के तीसरे लक्षण के बारे में बात करते हैं। संविधान का तीसरा लक्षण है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस पॉइंट को आप नोट करना कि सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका में हमें निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जनता जिन्हें चुनती है वही विधायिका कहलाते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि कानून बनाते हैं और अपना शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालय व्यवस्था न्यायपालिका कहलाती है, जिसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। सरकार के किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रख सकता है। इस तरह ये तीनों अंगों के बीच संतुलन बना रहता है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि कार्यपालिका सही काम नहीं कर रही है तो वे उस पर अंकुश लगा सकता है। संविधान सभा के सदस्यों को यह हमेशा भय था कि कार्यपालिका कहीं इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन के कार्यकारी शाखा द्वारा दी जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इस चैप्टर में आपने बार बार राज्य शब्द को सुना होगा। राज्य का मतलब किसी एक स्टेट या सरकार से नहीं होती है। राज्य का मतलब देश से लगाया जाता है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये पूरा देश है और ये बीच में सरकार है। सरकार हर 5 सालों पे बदलती रहती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले स्वप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब हम संविधान के चौथे लक्षण के बारे में बात करते हैं, जो कि है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार हमारे हर देश की जनता को पता होना चाहिए कि उसे संविधान ने क्या मौलिक अधिकार दिए हैं जिनका हनन स्वयं सरकार भी नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार को संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इसका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के अलावा एक नीति निदेशक तत्व यानी कि DPS भी दिया गया है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था कि सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय जनता
कि गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों का मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। डीपीएसपी एक ऐसा कानून है जिसे सरकार अगर चाहे तो लागू कर सकती है और नहीं भी। इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसका हनन होने पे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, उससे पहले हम संविधान के 5वें लक्षण को बारे में जान लेते हैं। हमारे संविधान का 5वां लक्षण है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का सीधा मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म को अपने राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देगा। आइए जानते हैं अपने मौलिक अधिकार को, जिसे जानना हर नागरिक का अधिकार है। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। उनमें से पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब होता है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। आपने कभी कोर्ट में देखा होगा कि एक लेडी होती है जो अपनी आंखों पे पट्टी लगा के और तराजू लिए खड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि कानून अंधा है, कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर आप गुनाह करोगे तो उसके लिए जो सज़ा होती है वही आपको दी जाएगी, चाहे आप कोई भी किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी ऊंचे पद पे हो। कानून आप में भेदभाव नहीं करेगा। यह कानून यह भी कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से, कि जैसे होटल, प्लेग्राउंड, दुकान, इन सब जगहों पे जाने से उसे नहीं रोका जा सकता। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करेगा। लेकिन इसके अपवाद भी हैं कि हमें आरक्षण भी दी जाती है। ये समानता के अधिकार के अपवाद में आता है, लेकिन वे भी अपने जगह पे सही है। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति मतलब बोलने का अधिकार है, भाषण का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी सभा कर सकता है, संगठन बना सकता है। पूरे देश में कहीं भी आने जाने की उसे स्वतंत्रता है। कहीं भी वो अपना बिजनेस कर सकता है, जॉब कर सकता है। इसमें उसको कोई नहीं रोक सकता। ये उसका मौलिक अधिकार है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार के जरिए श्रम, यानी कि 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते, उससे मजदूरी नहीं करवा सकते। यह एक अपराध है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप जिस धर्म का पालन करना चाहें कर सकते हैं। सभी नागरिकों को पूरी आज़ादी दी जाती है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, बशर्ते उससे जोर जबरदस्ती ना करवाई गई हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई अल्पसंख्यक है और वे अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है, इसके लिए उसे कोई रोक नहीं सकता। छठा हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत जा। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को हम यादगार बनाना चाहते थे। इसीलिए संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर और जॉन मथाई को वित्त मंत्री बनाया गया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।